हेलो दोस्तों, वेलकम है आपके मेरे यूट्यूब चैनल पाइपिंग नॉलेज में। आज हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू द ऑयल एंड गैस के बारे में, लाइन इंस्पेक्शन इंजीनियर या लाइन चेकर के बारे में। तो मैं एक एग्जांपल के साथ हमको बताऊंगा कि मान लेते हैं कि एक यूनिट है जिसका नाम है सल्फर रिकवरी यूनिट। तो इन दिस सल्फर रिकवरी यूनिट में अगर आप लाइन इंस्पेक्शन इंजीनियर और लाइन चेकर की जॉब करते हैं तो आपका बेसिक रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या हो सकता है। मेरे एक व्यूवर ने पूछा था और उन्होंने कमेंट किया था। मैं एक्चुअली आजकल बिजी हूँ, इसके लिए सब लोगों के वीडियो नहीं बना पाता, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जितने लोगों का कमेंट देखूँ उसकी वीडियो बनाऊँ। बाकी लेट हो सकता है लेकिन मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा इंशाल्लाह। मैं कोशिश करता हूँ कि जो मैंने सीखा है वो आप लोगों को जल्दी सिखाऊँ। और एक चीज़ और मैंने देखा है कि इनिशियल स्टेज में आप अगर किसी छोटे कंपनी में काम करते हैं तो आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे कंपनी छोटी है। ये इम्पॉर्टेंट ये है कि आप वहाँ पे कितनी नॉलेज इन्फॉर्मेशन आप अपने आप स्टॉक कर रहे हैं अपने अंदर, क्योंकि जब आप 4 साल 5 साल हो जाएगा फिर आप जब इंटरव्यू देंगे तो वहाँ पे जब आप इंटरव्यू देंगे ना तो आपको नॉलेज के बेस पे लेगा। इसीलिए आप जहाँ भी काम करो, इनिशियल स्टेज में आप कहीं भी काम करो, जैसे आपने बीटेक किया है या डिप्लोमा किया है तो आप इनिशियल स्टेज में कहीं पे भी काम करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये होना चाहिए कि वो, अगर आप ऑयल एंड गैस में इंटरेस्टेड है तो ये होना चाहिए कि वो प्रोजेक्ट जहाँ पे आप काम कर रहे हो वो ऑयल एंड गैस से रिलेटेड हो। और दूसरा कि आप उस प्रोजेक्ट में जो भी एक्टिविटी चल रही हो उसको आप 100% समझने की कोशिश करें। तो आज की वीडियो हम बात करते हैं कि मान लेते हैं कि एक यूनिट था हमारा सल्फर रिकवरी यूनिट, और उस यूनिट में अगर आपको पाइपिंग चेकिंग इंजीनियर और इंस्पेक्शन इंजीनियर और लाइन चेकर की जॉब मिलती है तो आपका क्या क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है, आप कैसे प्रिपरेशन करेंगे एज ए लाइन चेकर, आप इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपरेशन करेंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या फिर अपनी जॉब चेंज करने वाले हैं या कहीं साइड पे जॉब कर रहे हैं तो वो मतलब इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए। एज ए इंस्पेक्शन इंजीनियर का रोल क्या होता है, तो लाइन चेकर और लाइन इंस्पेक्शन इंजीनियर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी प्रोजेक्ट में। कैसे भाई, तो वो पाइपिंग इंस्टॉलेशन को इंस्पेक्शन करता है, चेक करता है एज पर ASME B31.3 के अकॉर्डिंग। वो ओवरऑल चेक करता है ASME B31.3 एंड प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन एंड PNID के अकॉर्डिंग। द रोल इज द की इंपॉर्टेंट पॉइंट ड्यूरिंग चेकिंग में। उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या होता है वो है प्री हाइड्रो टेस्ट लाइन चेक। मतलब आपको कंस्ट्रक्शन स्टेज कंप्लीट होते ही आपको प्री हाइड्रो टेस्ट में चेकिंग करना है। जब हाइड्रो टेस्ट हो जाता है तो फिर उसका मैकेनिकल कंप्लीशन होना है। जब मैकेनिकल कंप्लीशन हो जाता है प्री कमीशनिंग एक्टिविटी के टाइम पे, जो टेस्टिंग के बाद वाली जो एक्टिविटी होती है उसमें वो चेकिंग करता है। फिर है फाइनल सिस्टम हैंड, प्री कमीशनिंग के टाइम पे ये स्टेटमेंट का चेकिंग करता है। उसके बाद फाइनल जब सिस्टम हैंड ओवर करता है तो भी वो चेकिंग करता है। देयरफॉर जो भी स्टेज होगा ना, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हमारे प्रोजेक्ट का स्टेज क्या क्या है, उस स्टेज पे उसको चेक करना पड़ेगा। लाइन चेकर इंजीनियर का काम होता है लाइन को इंस्टॉल होने के बाद चेक करना। मतलब लाइन इंस्टॉल हो गया, वहां से आपकी चेकिंग स्टार्ट हो जाती है। वो चेकिंग में क्या क्या चेक करेगा, एज ए लाइन चेकर आप क्या क्या चेक करेंगे, तो सारी चीजें सही है या नहीं ये आपको देखना है। कैसे आप देखेंगे, वेल्डिंग ज्वाइंट, स्पूल नंबर, वेल्डिंग ज्वाइंट, उसके बाद है फ्लांज ओरिएंटेशन, उसके बाद वॉल्व का डायरेक्शन, पाइपिंग सपोर्ट, और उसके बाद सब कुछ वेरीफाई करना पड़ता है। मतलब जो भी चीजें हैं वो आपको वेरीफाई करना होगा। कैसे वेरीफाई करेंगे, इनिशियल स्टेज पे अगर आप आइसोमेट्रिक से वेरीफाई करेंगे, आइसोमेट्रिक के बाद PNID होगा, आइसोमेट्रिक और PNID से वेरीफाई करेंगे। आइसोमेट्रिक एंड PNID लेटेस्ट रिवीजन का होना चाहिए, अप्रूव फॉर कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। अगर वो अप्रूव फॉर रिव्यू है तो वो आपके काम का नहीं है। तो दिस इज द बेसिक डिटेल। आपको लाइन PNID और आइसोमेट्रिक के अकॉर्डिंग एकदम 100% चेक करना, उसमें आपको अपना दिमाग नहीं लगाना। उस PNID और आइसोमेट्रिक में जो भी चीजें कह रहा है वो वहां पे है या नहीं है ये आपको देखना है। एज ए लाइन इंस्पेक्शन इंजीनियर का काम यही है कि की रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए लाइन इंस्पेक्शन इंजीनियर और ASME B31.3 और स्पेसिफिक प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहला काम है लाइन वॉक डाउन एज पर PNID। लाइन वॉक डाउन का मतलब जब वो लाइन कंप्लीट हो गया, कंस्ट्रक्शन 90% हो गया, 100% हो गया कंस्ट्रक्शन, या 95% हुआ है, उसमें कुछ काम बाकी है स्मॉल बोर का या कुछ भी, तो आप उस टाइम उसको लाइन वॉक कर सकते हैं। पहले आप अकेले लाइन वॉक करें। अकेले लाइन वॉक करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा लाइन कहाँ से कहाँ तक जा रही है, उसका डायग्राम मतलब किधर किधर ब्रांच निकला है, कैसे कैसे लाइन गया है, आपको ड्राइंग अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। फिर आप वो लाइन को ओवरऑल चेक करेंगे तो उसमें आपको कुछ पॉइंट मिलेगा। सपोज वेंडोलेट नहीं लगा, सॉकुलेट नहीं लगा, या फिर वेंडोलेट लगा भी है तो उसका एक ब्रेसिंग सपोर्ट आता है वो मोस्टली नहीं लगा रहता है। तो ये सब चीज़ें आपको एक बार अकेले में चेक करना है।
मतलब चेक क्या करना, इंश्योर द ऑल इनलाइन कंपोनेंट। ऑल इनलाइन कंपोनेंट का मतलब होता है कि मदर पाइप, ब्रांच, हेडर लाइन, उसका सपोर्ट आइटम, उसका ब्रेसिंग, उसका नोजल, वो सारी चीजें सही होना चाहिए। इनलाइन कंपोनेंट का मतलब होता है वॉल्व, फिटिंग्स, रिड्यूसर, एवरीथिंग आपको लगा होना चाहिए। आर इंस्टॉल्ड एज प्रॉपरली एज पर प्रोसेस एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम, मतलब एज पर PNID आपका जो भी चीजें आ रहा था आपने इंस्टॉल कर दिया। सेकेंड है वेरीफाई वेल्ड मैप एंड NDT क्लियरेंस। जब आप वो सारी चीजें कर देंगे, साइट पे चेक कर लेंगे, तो नेक्स्ट एक्टिविटी होगा कि आप उसको वेरीफाई करें वेल्ड मैप से। वेल्ड मैप कैसे वेरीफाई करेंगे, तो वेल्ड मैप में जब आप जाएंगे, वेल्डिंग क्लियरेंस में जाएंगे आप, वेल्ड मैप एंड NDT क्लियरेंस, मतलब पहले के आइसोमेट्रिक में वो तो पता चल जाता है, अभी तो आपको भी पता चल रहा होगा कि हमारा ज्वाइंट है तो उसका RT होगा या नहीं होगा। अगर 10% है, 100% है तो ऐसा वाला सीन, या फिर सिर्फ विजुअल टेस्ट है उसमें RT NDT है ही नहीं। अब देखिए जितना क्रिटिकल लाइन होगा उतना NDT का परसेंटेज बढ़ेगा। अगर वाटर की लाइन है तो उसको NDT करने की जरूरत नहीं है, या 10%, 10%। अब 5 वाटर की लाइन है तो 10% होगा, मतलब 10 ज्वाइंट में एक ज्वाइंट का NDT होगा। तो ऐसा ही सीन है, आप उसको वेरीफाई करेंगे। NDT क्लियरेंस का मतलब होता है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, जो भी उसके अंदर उस आइसोमेट्रिक ड्राइंग के अकॉर्डिंग उसमें टेस्ट आ रहा है वो सारा उसमें कवर किया है कि नहीं किया है। तो वो आप चेक द वेल्ड कैसे चेक करेंगे, WPS के अकॉर्डिंग, PQR के अकॉर्डिंग, वेल्ड ID नंबर और NDT रिपोर्ट्स। ये 5 चीजें हैं, 4 चीजें हैं वेल्डिंग में चेक करने के लिए। सबसे पहले क्या था, WPS का होता है वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन। वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है कि अगर आपने CS का ज्वाइंट किया है तो CS का जो थिकनेस था, मान लेते हैं 40 शेड्यूल का थिकनेस था और 10 इंच का लाइन था, तो हमारे WPS में 10 इंच 40 शेड्यूल का लाइन का CS का वेल्डिंग करने का प्रोसीजर क्या है वो WPS में आपको मिलेगा। WPS वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन। PQR, WPS एंड PQR के अकॉर्डिंग आप उसको चेक करेंगे। उसके बाद आपको देखना है कि वेल्डर का ID कार्ड क्या है। जो वेल्डर का ID कार्ड इशू होगा उसमें आइडेंटिफिकेशन होगा कि ये वेल्डर CS का है, ये वेल्डर SS का है, ये वेल्डर LTCS का है। मतलब ज्वाइंट के अगेंस्ट में जो वेल्डर नंबर लिखा है क्या वो सही वेल्डर नंबर लिखा है, ऐसा तो नहीं कि CS के वेल्डर को SS की जॉब मानी थी, हमने CS का वेल्डर नंबर डाल दिया उसमें, तो यही प्रॉब्लम, वो आपको चेक करना है NDT। उसके बाद है जो भी NDT रिपोर्ट्स हो गया लाइक RT, UT, PT, MPI, ASME 31.3 के अकॉर्डिंग उस ज्वाइंट पे जो भी NDT रिपोर्ट्स आना था वो सब आपको वेरीफाई करना है। पहला था लाइन वॉक डाउन करना। जब आप लाइन वॉक डाउन करके आगे 90% लाइन क्लियर है, आपका नेक्स्ट काम होगा कि आप उसमें वेरीफाई करेंगे वेल्ड ज्वाइंट है NDT रिपोर्ट्स। उसके बाद तीसरा काम है, जब आप लाइन चेक करने गए थे उस टाइम में लाइन में आपको देखना है ज्वाइंट नंबर एंड ट्रेसेबिलिटी। कंफर्म ऑल द ज्वाइंट नंबर आर ट्रेस इन द स्पूल ड्राइंग एंड MTO। मतलब ये भी आपको देखना है क्या क्या होता है ना। पहले प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर स्ट्रेट लाइन है, अब 30 मीटर स्ट्रेट लाइन है या 40 मीटर स्ट्रेट लाइन है या 60 मीटर स्ट्रेट लाइन है। अभी क्या हुआ, हमने जब आइसोमेट्रिक प्रिपेयर किया, जो उसमें तो ज्वाइंट नंबर तो मार्किंग करते हैं ना, वो जो आइसोमेट्रिक प्रिपेयर की उसमें प्रॉब्लम क्या होगी कि सपोज कीजिए आपने 12 मीटर पे ज्वाइंट डाल दिया या 6 मीटर पे आपने ज्वाइंट डाल दिया, रिसीव हो सकता है वो 12 मीटर का पाइप रिसीव हो गया। तो अब जो 12 मीटर का पाइप रिसीव हुआ तो उसमें कुछ ज्वाइंट तो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो आपने जो मार्किंग किया है स्टार्टिंग में आइसोमेट्रिक ड्राइंग में, स्पूल नंबर तो हमारी टीम ने मार्किंग किया। अब उसने मार्किंग किया 6 मीटर के हिसाब से या फिर उसने मार्किंग किया 12 मीटर के हिसाब से। उस केस में हो सकता है, कभी कभी ऐसा मिस्टेक होता है कि वहां पे पाइप अवेलेबिलिटी 6 मीटर की गई होगी या फिर पाइप अवेलेबिलिटी 12 मीटर की गई होगी, 11.7 मीटर की गई होगी, तो वहां पे नंबर ऑफ ज्वाइंट मिसमैच हो जाएगा। तो इसके लिए आपको फिजिकली साइट पे कितना ज्वाइंट है वो ज्वाइंट का लोकेशन, ड्राइंग में जो लोकेशन दिया है और फिजिकली जो लोकेशन है, दोनों मैच करना है। अगर कुछ गड़बड़ होता है तो फिजिकली जो लोकेशन दिया है, जो लोकेशन है ज्वाइंट का, सेम ज्वाइंट का लोकेशन आपको ड्राइंग में डेटा में डालना होगा और फिर वो ड्राइंग को आपको करेक्शन भी करना होगा। जो बंदा एग्जीक्यूशन का है वो करके देता है। नॉर्मली मैं एग्जीक्यूशन का हूं, अगर कोई मेरा ज्वाइंट एक्सचेंज होता है या आगे पीछे होता है तो हम लोग उसको चेंज कर देते हैं स्टार्टिंग में ही। लेकिन अगर किसी से मिस हो गया तो ये आपका काम है चेक करना। क्या काम था, मैं इंपॉर्टेंट बात बताया, आपने समझा नहीं। काम ये था कि हमारे आइसोमेट्रिक ड्राइंग में अगर 10 ज्वाइंट है और 10 ज्वाइंट का लोकेशन ऑलरेडी मेंशन है कि हर ज्वाइंट हमारा 6 मीटर पे आ रहा है, ओके, सेम एज पे साइड पे आप जाएंगे और हमारे स्ट्रेट लाइन में अगर 10 ज्वाइंट है और वो 10 ज्वाइंट में ज्वाइंट 6 मीटर पे आ रहा है तो ओके है। अगर वो ज्वाइंट का लेंथ फिजिकली अगर वेरी होता है, लाइक 6 मीटर की जगह वो 12 मीटर पे आ गया ज्वाइंट,
तो ड्राइंग में भी उसको चेंज करना है। अगर ड्राइंग में एग्जीक्यूशन टीम ने चेंज नहीं किया तो आप एक मेल करना है कि ज्वाइंट इज नॉट वेरीफाइड एज पर फिजिकल कंडीशन, प्लीज चेक रेड में क्या आइस बिल्ड एंड यू कैन सेंड। मतलब ये हुआ कि मतलब आप एग्जीक्यूशन को बोलेंगे कि भाई वो हमको तुम जो फिजिकल कंडीशन में जो ज्वाइंट है वो बना के देने के लिए। देखिए वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, चेकिंग का काम इजी नहीं है, आप तसल्ली से देखें, आपके रिक्वेस्ट पे मैं वीडियो बनाया हूँ। सिंगल पॉइंट आपको चेक करना है, क्योंकि आपके चेकिंग के बाद ही वो लाइन प्रोसेस में जाएगी, हाइड्रो टेस्ट में जाएगा। एक बार टेस्टिंग हो गया तो फिर कटिंग करना मुश्किल काम हो जाता है। ओके, ज्वाइंट नंबर ट्रेसेबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि अगर हमारे ज्वाइंट में लाइन में फिजिकल कंडीशन में ज्वाइंट में 50 ज्वाइंट है लाइन में, अगर उस पूरे टेस्ट पैक में या 20 ज्वाइंट्स है तो ड्राइंग में भी 20 ज्वाइंट्स होना चाहिए। अगर ड्राइंग में 19 है तो उसमें ज्वाइंट ऐड करना है। अगर ड्राइंग में 21 हो गया तो ज्वाइंट को रिड्यूस करना है, मतलब डिलीट करना है। एक ज्वाइंट ड्राइंग में कर देंगे कि ये ज्वाइंट डिलीटेड हो गया, क्यों, मे बी उसमें हमने स्ट्रेट लेंथ का पाइप लगा दिया, हमारे पास 12 मीटर का पाइप आ गया, हमारा ज्वाइंट 6 मीटर का दिख रहा था तो हमने सीधा सीधा पाइप डाल दिया, वो ज्वाइंट डिलीट हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट काम है, आप चेक करना। क्या क्या होता है ना, प्रॉब्लम मैं बताता हूँ क्या होता है एग्जैक्टली कि हमारे साइड पे मान लिया ज्वाइंट आपने आइसोमेट्रिक दिया, आइसोमेट्रिक में ज्वाइंट स्ट्रेट लेंथ में वो ज्वाइंट आ रहा था 10 ज्वाइंट। जब हम साइड पे वो 10 ज्वाइंट में 100 मीटर पाइप आ रहा है, 60 मीटर पाइप आ रहा है, सपोज कीजिए 6 मीटर पे ज्वाइंट है, 10 ज्वाइंट में 60 मीटर पाइप आ रहा है, मतलब 9 ज्वाइंट जो भी ज्वाइंट हो। ओके, अब हम क्या हुआ साइड पे जब हम पाइप डालने गए तो हमारे पाइप को एक्स्ट्रा लेंथ आ गया, मतलब हमको 12 मीटर का लेंथ आ गया, तो उसमें से ज्वाइंट रिड्यूस हो जाएगा। ज्वाइंट रिड्यूस होगा तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन टीम क्या करती है कि वो तो अपना ज्वाइंट रिड्यूस हो गया, वेरी गुड, उसने जो लाइन कंप्लीट कर दिया। अब लाइन कंप्लीट कर दिया और वो ज्वाइंट डिलीट नहीं किया ड्राइंग में, तो क्या होगा जब आप क्यूसी के पास वो डेटा है तो क्यूसी को क्या पता कि भाई उसमें तुमने एक्स्ट्रा लेंथ का पाइप डाल दिया है या फिर उसमें 6 मीटर की जगह तुमने 11 मीटर का पाइप डाल दिए, और जिसकी वजह से ये ज्वाइंट अब वो दिखेगा डेटा में कि भाई इसका तो वेल्डिंग ही नहीं हुआ अभी तक। इस ज्वाइंट के अगेंस्ट में वो आपके पास तो वेल्डिंग रिपोर्ट पहुंचा ही नहीं, प्रोजेक्ट पूरा खत्म हो गया, लाइन चेकिंग में चल रही है लेकिन इसका वेल्डिंग रिपोर्ट नहीं आया। तो डाउट वहां पे उतारी, यार लगता है साइड पे ज्वाइंट हुआ नहीं, क्या हुआ नहीं तो मतलब डिलीट हुआ क्या, या फिर वो बैलेंस है, क्योंकि एनडीटी रिपोर्ट में तो सारा दिखता है कि भाई इसका फिटअप इतने डेट को हुआ, वेल्डिंग इतने डेट को हुआ, एनडीटी इतने डेट को, लेकिन आपका लाइन कंप्लीट हो गया लेकिन वो ज्वाइंट का रिपोर्ट नहीं आ रहा है, मतलब कि वो ज्वाइंट साइड पे फिजिकल कंडीशन में नहीं है। तो इसके लिए है कि आप वेरीफाई एक बार खुद से लाइन को वेरीफाई करेंगे तो आपको आइडिया होगा। और ये इंपॉर्टेंट चीज है कि कंफर्म ऑल द ज्वाइंट्स नंबर एंड ट्रेसेबिलिटी ऑफ द स्पूल ड्राइंग एंड एमटीओ, मतलब अपने एमटीओ से ज्वाइंट नंबर से वो आपको वेरीफाई करना है। नेक्स्ट है फ्लांज ज्वाइंट, फ्लांज अलाइनमेंट एंड गैस्केट वेरिफिकेशन। फ्लांज अलाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या होता है कि टेस्टिंग से पहले जो वॉल्व है या एमओवी है या एफसीवी है वो सब इंस्टॉल नहीं होता है, तो अगर आप फ्लांज को प्रॉपरली चेक नहीं करेंगे तो फिर वो हाइड्रो टेस्ट के बाद इंस्टॉल करने में बहुत प्रॉब्लम होगा। तो इससे बेटर ये है कि जब आप लाइन इंस्पेक्शन करने जाएं तो आप उसको बढ़िया से चेक करें। एक चीज, बहुत सारी जगह क्या होता है क्लाइंट सीधा बोल देता है कि भाई मैं ऐसा नहीं करूंगा, तुमको वो वॉल लगा के हमको दिखाओ, पहले इंस्टॉल करो, इंस्टॉल करने के बाद अगर वो सब कुछ ओके होगा तो हम लाइन इंस्पेक्शन करेंगे। तो ऐसा कब होता है जब आपके प्रोजेक्ट में बहुत सारा टाइम हो, क्लाइंट को भी कोई जल्दी नहीं हो, तो क्लाइंट बोलता है कि इंस्टॉल करो, लेकिन जब प्रोजेक्ट डिले होने लगता है तो बोलता है नहीं कोई मुश्किल नहीं है, उसको वेरीफाई कर लो। जैसे एक एमओवी के बीच में अगर हमको 450 स्पेस चाहिए तो फ्लांज का फेस उसको चेक करेंगे, दोनों फ्लांज, अब इस बीच में अगर वो डिस्टेंस बराबर है एज पर ड्राइंग तो वो ओके है। तो कहने का मतलब आप उसके भरोसे नहीं हो कि लाइन लगा के हमको दिखाओ, वो गलत प्रैक्टिस है। अगर वो वॉल हमको ड्रॉप ही करना है, सपोज कीजिए हमारा कंट्रोल वॉल है तो कंट्रोल वॉल तो लगेगा हाइड्रो टेस्ट के बाद। अब हम कंट्रोल वॉल आपको लगा के दिखाएं कि भाई ये लाइन सही है, तो ये अच्छा तरीका नहीं है। कहने का मतलब ये है कि कंट्रोल वॉल की जगह आप उसको मेजरमेंट करके वेरीफाई कर दें कि जो इस वॉल का गैप है या जो फ्लांज का फेस है, क्या होता है ना दो फ्लांज के बीच में एक एमओवी आता है, कंट्रोल वॉल आता है, वो कंट्रोल वॉल लगता है टेस्टिंग के बाद। अब वो टेस्टिंग के बाद लगेगा तो पहले उसको वेरिफिकेशन करना होगा। तो वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, ये अपना लाइन चेकर जो है वो वेरीफाई करता है कि हाँ वो सही है। तो हम लोग भी कंप्लीटली चेक करते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि एक बार इंस्टॉल करने के बाद जब आप टेस्टिंग हो गया और इंस्टॉल करने जाएंगे इंस्टॉल नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो जाता है फिर। अच्छा, फ्लांज में आप क्या क्या चेक करेंगे, चेक द बोल्ट टाइटनिंग, मतलब जब आप फाइनल चेक में ओवरऑल बात करूँ, जैसे आप रीस्टेटमेंट के टाइम पे चेकिंग की जाएगा तो बोल्ट की टाइटनिंग देखेंगे, फ्लांज का फेस चेक करेंगे एंड करेक्ट गैस्केट यूज देखेंगे कि भाई गैस्केट करेक्ट डाला है कि नहीं। आप डालने से पहले एक बार उसको देखना है कि भाई हमको तुम दिखा के ही उसमें गैस्केट डालना है। जैसे हम लोग का बंदा होता है तो वो डायरेक्ट बोलता है कि नहीं पहले हम देखेंगे फिर गैस्केट डालना।
गैस्केट जो बोल्ट को टाइट करता है, तो गैस्केट एकदम पैरेललिज्म उसका एकदम 100% सही होना चाहिए। अगर वो किसी भी साइड अगर दब गया या कुछ भी टेढ़ा हो गया, उसका मिस अलाइनमेंट हो गया गैस्केट, तो समझिए वो गैस्केट वेस्टेज हो गया। तो उसको आप पॉइंट दे देंगे कि गैस्केट टू बी करेक्ट, या फिर री इंस्टॉल एज पर द स्टैंडर्ड के हिसाब से। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है सपोर्ट एंड एक्सपेंसर लूप चेकिंग। मतलब सपोर्ट आपको 100% चेक करना। प्रॉब्लम कहाँ पे आता है कि जैसे स्ट्रेट लेंथ लाइन है, स्ट्रेट लेंथ लाइन है, तो प्रॉब्लम क्या होगा कि जहाँ पे एंकर सपोर्ट आता रहेगा ना, वो एंकर सपोर्ट का लोकेशन आपको वेरीफाई करना होगा। एंकर सपोर्ट जिस लोकेशन पे एज पर स्ट्रेस एनालिसिस के अकॉर्डिंग, एज पर ड्राइंग जहाँ पे शो कर रहा है स्ट्रेस आपको एंकर सपोर्ट, वो एंकर सपोर्ट वहीं पे लगा होना चाहिए। अब जैसे स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन मतलब 100 मीटर है, 100 मीटर में दो जगह मान लेते हैं स्ट्रेट, वो एंकर सपोर्ट रहेगा। एंकर सपोर्ट का मतलब नीचे से वो बीम में लॉक करता है ताकि लाइन हमारा मूवमेंट नहीं हो, उसमें गैप देते हैं 2-3 mm 4 mm गैप रहता है। तो आपको सपोर्ट प्रॉपर्ली चेक करना है, और खास तौर से जहाँ पे एंकर सपोर्ट रहेगा वो आपको बढ़िया चेक करना है। इंश्योर द पाइप सपोर्ट, गाइड, एंकर एंड स्प्रिंग सपोर्ट आर इंस्टॉल प्रॉपर्ली एंड अलाउ द थर्मल मूवमेंट, और वो थर्मल मूवमेंट को अलाउ भी करता है। मतलब जैसे कि आपने गाइड इंस्टॉल किया, तो पाइप और गाइड के बीच में 2.5 mm का गैप चाहिए वो थर्मल मूवमेंट को एडजस्ट करने के लिए। आप अगर सटा के लगा देंगे दोनों पाइप में तो फिर सपोर्ट डैमेज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है वॉल्व ओरिएंटेशन एंड एक्सेसिबिलिटी। जैसे आपने फ्लांज को तो उस टाइम चेक किया था, अब ये भी एज्यूम करना है कि जैसे हमारे यहाँ पे फ्लांज में वॉल लगा है या वॉल अब लगा हुआ है, तो वो देखना है कि वॉल का ओरिएंटेशन कैसा है। ड्राइंग में कभी कभी दे देता है कि वॉल का हैंडल अप साइड में, लेकिन अप साइड में वहाँ पे स्टेयर केस आ गया, या अप साइड में और कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, वहाँ पे स्टेयर केस आ गया या कोई ऑब्स्ट्रक्शन है अप साइड में, तो आप वहाँ पे चेक करेंगे कि भाई हमारा ये जो वॉल है, वॉल का हैंडल है, क्या वो ऑपरेट हो पाएगा, या वहाँ पे हम वहाँ पे पहुँच सकते हैं ऑपरेट करने के लिए। तो वो सारी चीज़ें देखनी है, ऐसी फैसिलिटी देखनी है। जैसे हमने पहले से प्लान किया था कि वॉल का हैंडल इस साइड में रहेगा, हम यहाँ से ऑपरेट करेंगे, लेकिन यहाँ पे अभी हैंडल आ गया या कुछ ऐसे दूसरा ऑब्स्ट्रक्शन आ गया जिसमें वो हैंडल प्रॉपर्ली ऑपरेट नहीं होगा, तो क्या होगा फिर उसको कि उसका हम लोग डायरेक्शन चेंज करेंगे या हैंडल का मतलब वॉल का ओरिएंटेशन चेंज करेंगे। वो आपको एक बार बढ़िया से वेरीफाई करना है, क्योंकि हमको फ्यूचर में वॉल्व यूज़ करना है और वो ईजी ऑपरेट होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है ओपन एंड क्लोज पोजीशन में आपको करके उसकी एक्सेसिबिलिटी सब देखना है। मतलब वॉल को ओपन भी करना है, क्लोज भी करना है, वो सब आपको देखना है। ऐसा नहीं कि आप हैंडल मूव कर रहे हो, ओपन होने के टाइम में वो मतलब टच हो जाए और ओपन नहीं हो, क्लोज नहीं हो, ओपन हो जाए क्लोज नहीं हो, ऐसा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है लाइन क्लीननेस एंड ब्लाइंडिंग। मतलब लाइन क्लीननेस का मतलब होता है जब आप टेस्टिंग कर लेते हैं, टेस्टिंग करने के बाद वाटर ड्रेन होता है, तो ड्रेनिंग के बाद जो ये स्टेटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, या बिफोर द कमिश्निंग जब लाइन RHC रेडी फॉर कमिश्निंग होता है, तो आपको इंटरनल क्लीनिंग 100% देखना है। और नॉर्मल वे में भी आप कहीं भी जा रहे हो, लाइन चेकर हो, आप किधर भी जा रहे हो, कोई भी एरिया में आप गए, अगर आपको कोई स्पूल ओपन कंडीशन में मिलता है या स्पूल ज़मीन पे पड़ा हुआ मिलता है, अर्थ से कनेक्टेड है, सैंड से कनेक्टेड है, तो आपको उसको पिक्चर निकाल करके उसको रिपोर्ट करना है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रिजर्वेशन की टीम ऑलरेडी होती है और वो वीकली क्लाइंट के साथ प्रिजर्वेशन का वॉकडाउन होता है। लेकिन कंस्ट्रक्शन में ऐसा मिस्टेक हो जाता है कि आप उस पुल को वो ज़मीन में छोड़ देगा या कैसे भी कर देगा। कोई आपका MOV है तो उसको ओपन कंडीशन में छोड़ देगा, वो डस्ट उस पर डैमेज करता है। तो इसके लिए आप किधर भी जाएंगे, कभी भी इंस्पेक्शन करने जाएंगे, तो आपकी नज़र हमेशा ओपन होनी चाहिए, और कि अगर कोई भी वॉल्व स्पूल ओपन कंडीशन में हो या ग्राउंड से कनेक्टेड हो, तो उसका फोटो आपको निकाल के अपने कॉन्ट्रैक्टर को मेल करना है कि भाई दिस टाइप ऑफ कंडीशन ऑफ द स्पूल इज नॉट एक्सेप्टेबल। इफ यू नेक्स्ट टाइम दिस टाइप आई विल रेज द NCR। मतलब आप उसको ऐसे धमकी देंगे तो वो डायरेक्टली वो सही हो जाएगा। भाई अगर तुम सही नहीं करोगे, प्रिजर्वेशन का इंपॉर्टेंस नहीं रखोगे, तो फिर हमारा स्पूल अंदर से इंटरनली डैमेज भी हो जाता है, कोरोजन हो जाता है, प्लस दूसरी बात ये है कि वो इंटरनली क्लीन नहीं रहता फिर। नेक्स्ट पॉइंट है पंच लिस्ट प्रिपरेशन। जब आप लाइन वॉक करने गए थे और 95% वॉक उसमें कंप्लीटेड था, तो बाकी जो वॉक था उसको आपको लिख के रखना है। अपने से तो लिखना ही है, उसको फ्रेश में लिखना है कि जैसे वो कंस्ट्रक्शन का पंच था कि आपने प्री कमिश्निंग के टाइम पे पंच दिया। मैंने पंच की ऑलरेडी वीडियो बनाई है, आप पिछली वीडियो देखिए कि पंच कैसे जनरेट करते हैं, उसमें क्या क्या उसका नंबर है, इशूअर कैसे आइडेंटिफाई करता है कौन इशू है, पंच का डिसिप्लिन कैसे, वो सारी वीडियो उसमें है। अब 3 वीडियो है उसकी, वो आप जा करके देखें। पंच प्रिपरेशन का मतलब एक पंच लिस्ट का फॉर्म होता है, उस पंच लिस्ट के फॉर्म में जो जो बैलेंस एक्टिविटी होती है उसमें लिखना रहता है।
वो बैलेंस एक्टिविटी में अगर वेल्डिंग से रिलेटेड एक्टिविटी है तो उसको हम लोग 5 पॉइंट देते हैं कि वो ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, ऐसे करके हम लोग डिवाइड करते हैं। वो प्रीवियस वीडियो है, आप उसको देखें, ऐसे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट है कि हम जो लाइन चेक करने जाते हैं वो टेस्ट पैक के अकॉर्डिंग चेक करते हैं। टेस्ट पैक के अकॉर्डिंग क्यों चेक करते हैं? क्योंकि टेस्ट पैक में सारा डॉक्यूमेंट लगा होता है, आप उसके बिहाफ पे उसको चेक करेंगे। टेस्ट पैक में जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो लेटेस्ट रिवीजन का होता है, फिर भी आप उसको एक बार वेरीफाई करेंगे। टेस्ट पैक वेरिफिकेशन भी आपको करनी है। लाइन चेकर मस्ट बी वेरीफाई दैट द लाइन बिलोंग्स टू द करेक्ट टेस्ट पैक, मतलब आपके पास जो करेक्ट टेस्ट पैक है क्या वो उसी PNID से बिलोंग्स करता है, क्या वो सेम आइसोमेट्रिक ड्राइंग है। ऐसा तो नहीं कि PNID कोई और लगा दिया, आइसोमेट्रिक कोई और लगा दिया, उसका जो लाइन लिस्ट का डॉक्यूमेंट है, सपोज ये लिस्ट ऑफ आइसोमेट्रिक है, प्री कमीशनिंग है, कमीशनिंग है, वो सारा जो डॉक्यूमेंट है उसमें जो लाइन नंबर और स्पूल नंबर लिखा है वो सब किसी है। आप कभी भी जब आप टेस्टिंग के लिए जाएंगे ना तो ईच एंड सिंगल स्पूल को आपका जो डॉक्यूमेंट होगा उसको ITR बोलते हैं, इंस्पेक्शन टेस्ट रिपोर्ट, आपको आइसोमेट्रिक ड्राइंग से आपको मैच करना है, उसका रिवीजन मैच करना है, स्पूल नंबर तक मैच करना है। क्योंकि क्या होता है ना, बनाने के टाइम में मिस्टेक हो जाता है। सपोज कीजिए कहीं पे स्पूल नंबर 1 लिखना था वो 2 लिख दिया या 3 लिख दिया, कुछ 2 डिलीट करना था वो 1 2 दोनों डिलीट कर दिया। तो इसके लिए आपको टेस्ट पैक को भी 100% वेरीफाई करना है। Okay, test line checker must be verify all the line belongs to the correct test pack and all the joint are completed। मतलब ये देखना है कि हमारा जो टेस्ट पैक में जो ज्वाइंट्स आ रहा था वो ज्वाइंट का वेल्डिंग कंप्लीटेड है या नहीं, उसका NDT कंप्लीटेड है या नहीं, वेल्डिंग का फिटअप मतलब वो सारे फिजिकली कंडीशन में वो कंप्लीटेड है, फिर वो डॉक्यूमेंटेशन में कंप्लीटेड। क्या होता है कभी कभी हमने ज्वाइंट कर दिया, उसका रिपोर्ट नहीं गया, हो सकता है कि दिन वाले ने फिटअप किया, रात वाले ने वेल्डिंग कर दिया और दिन में किसी ने नेक्स्ट टाइम किसी ने रिपोर्ट नहीं दिया, वो रिपोर्ट बैलेंस रह गया। ऐसे भी गलती हो जाती है कि जैसे मान लिया नंबर ऑफ ज्वाइंट अगर 100 ज्वाइंट है उसमें से आपने 99 का रिपोर्ट किया, 1 का रिपोर्ट नहीं किया, तो क्या होगा जब वो टेस्ट पैक आएगा तो वो 1 नंबर ज्वाइंट का कोई डिटेल ही नहीं मिलेगा। तो फिर आप फिजिकल कंडीशन में देखिए कि वो वेल्डिंग हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर छूटा हुआ है तो फिर आप उसको फिजिकली कंडीशन में देखिए। वहाँ पे अगर ज्वाइंट का रिपोर्ट नहीं है तो उसमें 2 कंडीशन होता है, या तो वो ज्वाइंट आइसोमेट्रिक से डिलीट हो गया है या तो उसका रिपोर्टिंग नहीं हुआ, बस 2 कंडीशन होता है। तो आपको फिजिकली स्टार्टिंग से लास्ट तक टोटल ज्वाइंट चेक करना है। अगर सारा ज्वाइंट वेरीफाई होता है, एक ज्वाइंट अभी भी बचा है जिसका रिपोर्टिंग नहीं हुआ, तो वो ज्वाइंट का रिपोर्टिंग करना है आपको और उसको क्लोज करना है। देन आपको चेक करना है हाइड्रो टेस्ट रेडीनेस। हाइड्रो टेस्ट रेडीनेस का मतलब होता है कि आपका लाइन रिलीज, जब हाइड्रो टेस्ट रेडीनेस कब चेक करते हैं, जब आप रिलीज फॉर हाइड्रो टेस्ट का एक डॉक्यूमेंट होता है टेस्ट पैक में, जब कोई बंदा आपसे रिलीज फॉर हाइड्रो टेस्ट का साइन लेने के लिए आएगा, जो टेस्ट पैक का एक डॉक्यूमेंट है, तो उसको आपको जाना है और वो साइट पे कंडीशन देखना है कि जो आपने रेडी किया है, बैरिकेशन किया है कि नहीं, जो आपने जो ब्लाइंड यूज़ किया है, सपोज कीजिए कि हमारा 300 का ब्लाइंड है, फ्लांज है, तो 300 के फ्लांज में आपको 300 का ही ब्लाइंड लगाना है। और ये भी कोशिश करना है कि आप रेटेड ब्लाइंड, जो ओरिजिनल ब्लाइंड होता है वो लगाएंगे। अगर ओरिजिनल नहीं है तो थिकनेस, जो प्लेट का आप ब्लाइंड बना करके लगा रहे हो, वो प्लेट का थिकनेस हमारे स्टैंडर्ड से मैच हो रहा है या नहीं। पहले तो ये चीज़ें अवॉइड करनी है कि आप प्लेट का ब्लाइंड नहीं बनाए। फिर भी अगर आप बना रहे हो तो उसमें रेस फेस है या नहीं, या फिर उसके बाद उसमें ये देखना है कि उसका थिकनेस कितना है, हमारे टेस्ट प्रेशर के अकॉर्डिंग वो थिकनेस मैच हो रहा है। अब हमारा टेस्ट प्रेशर 100 है, हमने 6 mm का प्लेट लगा दिया तो वो ब्लास्ट ही होगा, और ब्लास्ट होगा तो फिर वो बंदा जो उस एरिया में जो बंदा काम कर रहा है उसको इंजरी होगा, यहाँ तक कि डेथ भी हो सकता है। तो रेडीनेस का चेक करने का मतलब कि आप जब हाइड्रो टेस्ट के रेडीनेस को चेक करने जाते हैं तो आपको 100% आइज ओपन करके वो सारी कंडीशन देखनी है कि भाई जो ब्लाइंड लगाया है, उसमें जो नट बोल्ट लगाया है, उसमें जो गैस्केट लगाया है, क्या वो एज पर प्रोसीजर है या नहीं। पहली चीज़ें तो ये कोशिश करने कि भाई तुम सारा चीज़ फ्रेश लगाओ, कुछ भी रीयूजेबल आइटम नहीं लगाने का। दूसरा, अगर उसने लगाया है, सपोज कीजिए कि ब्लाइंड लगाया है, टेम्पोरी ब्लाइंड जिसको हाइड्रो टेस्ट ब्लाइंड बोलते हैं, तो उसका एक कलर कोडिंग होता है। जो भी आपके पास टेम्पोरी ब्लाइंड है हाइड्रो टेस्ट के लिए, उसको आप एक बार वेरीफाई कर लें, उसको बोलें तुम इस कलर से कलर कोडिंग करो, तो क्या होगा कि ये जो कलर कोडिंग से हमको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये ब्लाइंड हमने पहले इसका वेरीफाई किया है। अगर वो किसी और का, जैसे अब रोड साइड में किसी का ब्लाइंड पड़ा है या दूसरी कंपनी का ब्लाइंड पड़ा है, वो उठा कर लगा दिया, अब वो हो सकता है कि CS के लाइन के लिए हो, SS के लाइन के लिए डिफॉल्ट, वो GRE पाइपिंग के लिए लेके आया हो, तो उसका डिफरेंट प्रेशर है, उसका थिकनेस कम है, तो इसके लिए हम लोग कलर कोडिंग भी करते हैं कि कोई भी ब्लाइंड अगर तुमने प्लेट का कटिंग किया है तो उसका कलर कोडिंग, उसको वेरीफाई करो। ये सब अच्छी चीज़ें हैं, प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि हाइड्रो टेस्ट एक क्रिटिकल
टेस्टिंग होता है। और हम लोगों ने देखा है कि हाइड्रो टेस्ट में लोग एक इंजरी हुई थी, वो हम लोग जब अफ्रीका में जॉब कर रहे थे तो वो डेथ हो गया था। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया था कि इसका फोल्डिंग टाइप का प्लेट जो आता है, बेस प्लेट या फिर 10-12 mm का जो नॉर्मल प्लेट होता है, उससे उसने ब्लाइंड बना दिया था। और नॉर्मली वो 30 बार प्रेशर ही था, तो वो इंजरी हुई थी। ये बातें एकदम कंफर्म है कि जब प्रेशर बिल्ड हो जाता है और वो प्लेट ब्लास्ट होता है तो जो आसपास के लोग हैं उसको बहुत सीरियस इंजरी हो जाती है। दूसरी चीज़ है कि जैसे आप नॉर्मल प्लेट का अगर ब्लाइंड बनाते हैं ना, तो नॉर्मल प्लेट में सपोज कीजिए कि कभी आपने प्लेट को यूज़ कर लिया, क्या कर लिया कि सपोज क्रेन आना है तो प्लेट रख दी, उसके ऊपर क्रेन को अपना क्रॉस करवा दिए, क्रेन उसके ऊपर चढ़ के चला गया, तो वो प्लेट का स्ट्रेंथ वीक हो जाता है। जैसे कोई सनलाइट में पड़ा है, रेनिंग सीजन में पड़ा है, प्लेट बाहर कंडीशन में पड़ा हुआ है, तो उसका जो प्लेट का कंडीशन सही नहीं रहता। तो इसके लिए ये है कि आप कभी भी जब रिलीज फॉर हाइड्रो टेस्ट में स्पेशली जब जाएंगे टेस्टिंग चेकिंग करने के लिए, हाइड्रो टेस्ट रेडीनेस जब आप चेक करने जाएंगे तो आप एकदम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसको चेक करेंगे। फाइनली इंश्योर ऑल द आइटम आर रेडी बिफोर द हाइड्रो टेस्ट और लीक टेस्ट इंक्लूडिंग सपोर्ट, वेंट एंड ड्रेन। मतलब सपोर्ट भी देखना है, वेंट भी देखना है, ड्रेन भी देखना है। हाइड्रो टेस्ट में जब आप चेक करने जाएंगे तो ब्लाइंड, वेंट एंड ड्रेन, मतलब हाई पॉइंट पे वेंट होना चाहिए, लो पॉइंट पे ड्रेन होना चाहिए। आप किसी भी लाइन में वाटर फिल करेंगे, वेंटिंग अगर प्रॉपर नहीं होगा तो फिल नहीं होगा, वेंटिंग अगर प्रॉपर नहीं होगा तो टेस्ट प्रेशर टेस्ट भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। उसका ग्राफ ऊपर जाएगा, वो डाउन हो जाएगा, प्रेशर ऊपर जाएगा, डाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से अगर एयर रिलीज नहीं होता, उसके अंदर एयर रह जाता है, तो समझिए प्रॉब्लम होता है, उसमें टेस्टिंग एक्सेप्टेबल नहीं होता। ओके, नेक्स्ट देखिए वीडियो में मैं इससे रिलेटेड 5-10 क्वेश्चन कोशिश करूंगा कि लाइन चेकर एज ए इंस्पेक्शन इंजीनियर आप अगर कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो किस टाइप का वो क्वेश्चन पूछता है, मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रिपेयर करके फिर आपको बताता हूँ। बाकी जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।